तो यहाँ पर आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का पाठ होगा। पार्ट थर्ड के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति अध्याय 4 को पढ़ेंगे। अध्याय 4 आपको यहाँ पर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंतर्गत आपको मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ वो देखिए। इसमें देखिए 18वीं शताब्दी के पूर्वांध में महान मुगल शासक की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। साम्राज्य जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्सों पर नियंत्रण किया। उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणीय पट्टी के आकार तक सिमट गया। साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया, जिसे स्वयं के अंतर्विरोधों के अंतर्गत अकबर एवं शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा परिश्रम पूर्वक निर्मित किया गया। देखिए साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े। देखिए औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीन किया, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकारियों की लड़ाई और कमजोर शासकों ने 1707-1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। 1707-1719 ईस्वी तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। यद्यपि मोहम्मद शाह 29 वर्षों की लंबी समय अवधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग का पुनरुद्धार असंभव था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निजाम उल मुल्क ने 1724 में वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और पंजाब ने भी इसी राह का अनुसरण किया और साम्राज्य उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही दायित्व उत्तराधिकार में प्राप्त करने के प्रयास करने शुरू कर दिए। साम्राज्य की अक्षुण्णता में मुगलों के मुगलों के समक्ष चुनौतियां देखिए। उपयुक्त आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम में से उत्तर आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। देखिए फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से 1739 में भारत पर हमला कर दिया था, लाहौर को जीत लिया और 15 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली को ध्वस्त कर दिया गया जब आक्रमणकारी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और शहर मलबे में तब्दील हो गया। राजकीय खजाने और धर्मांतरण कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा नादिर शाह की लूट की चीजों में 2 बेहद कीमती चीज थी। वो लूटी गई राशि एवं चीजों से बेहद खुश हुआ कि उसने फारस के नागरिकों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र में हथिया लिया, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ से होने वाले आक्रमणों के प्रति फिर कमजोर बना दिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने लगातार मुगलों को परेशान किया। 1757 जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा तो उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान केयरटेकर को पीछे छोड़ दिया। उसने 1761 में मराठाओं पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। अब कि मुगल साम्राज्य के विघटन कारण देखिए कुछ इतिहास को विश्वास करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट का मुगल साम्राज्य पतन हुआ। ये सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता एवं युद्ध की हुई, जिसने प्रतिकूल वित्तीय विपदा को जन्म दिया। केंद्रीय शासन अपनी शक्ति खो दी, केंद्रीय शासन अपनी शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली के पतन को प्रभावित किया था। लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान कर लिया। बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी। कलाकारों ने आजीविका प्राप्ति के अन्य स्थानों को गमन कर दिया। इसी प्रकार की स्थिति आगरा एवं अवध की थी।
सिख विद्रोह ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, जिन्होंने लाहौर एवं अन्य स्थानों पर व्यापारिक मार्गों का अवरुद्ध कर दिया। समान तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अक्षय की स्थिति में आ चुके थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के देखिए बंगाल, बिहार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को बढ़ावा दिया। अब देखिए मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया। देखिए मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शुरू हो चुकी थी, लेकिन इनमें तीव्रता 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही आई। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ इतनी भी सोचनीय चिंतनीय नहीं थी कि प्रक्रिया को रोका ना जा सकता था। यद्यपि कई प्रांतीय मुखियाओं और शासकों द्वारा मुगल सत्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई, तथापि कोई मुगल शक्ति के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। सिख, मराठा और राजपूत इतनी क्षमता हासिल नहीं कर सके कि वे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सके। उन्होंने मुगल शक्ति के मारे इतना विरोध किया कि जिससे वे अपने संबंध क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल कर सके। इस प्रकार यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम योग शासक होते तो मुगल सत्ता का पतन नहीं होता। मतलब कि आपको मध्यकालीन युग में साम्राज्य का भविष्य शासक की क्षमता पर निर्भर होता था। औरंगजेब उत्तराधिकारी अक्षम, कमजोर, निर्लज शासकों का समूह सिद्ध हुए, जिसने विघटन की प्रक्रिया को तीव्र किया और अंततः इसे दूषित करने में योगदान दिया। अब औरंगजेब के पश्चात समाज के सम्मुख अन्य समस्याएं देखिए। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात बाद अंग्रेज की मृत्यु के पश्चात बाद के मुगलों द्वारा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। देखिए दो वर्गों द्वारा राज में शक्ति में हिस्सेदारी। मध्यकाल के युग के दौरान दो वर्गों, जमींदार और कुलीन वर्ग द्वारा शासक के साथ राज शक्ति में हिस्सेदारी की गई। जमींदार अपनी जमीन के वंशानुगत स्वामी थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जिन्हें राय, राजस, ठाकुर, खूत और देशमुख जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। राजस्व संग्रहण में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने के कारण जमींदारों को साम्राज्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यद्यपि मुगलों ने जमींदारों की शक्ति नियंत्रित करने का प्रयास किया और किसानों से सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था की, जिससे वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। स्वयं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति में प्रभाव उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका बड़ा नतीजा यह हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। कई स्थानीय जमींदारों ने समाज के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की सहायता की। इसी प्रकार एक अन्य वर्ग, कुलीन वर्ग या जिसमें ऐसे लोग थे जिन्हें बड़ी जागीर और मनसब सौंपे जाते थे या जिन्हें मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त करके इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस वर्ग में कई राजपूत शासक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अकबर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर परिभाषित किया जाता था। क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने में मुगल कुलीनों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बढ़ती पारस्परिक शत्रुता, ईर्ष्या एवं शक्ति प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा न केवल शासकों की प्रतिष्ठा को घटाया, अपितु मुगल शक्ति के पतन में भी एक अहम भूमिका निभाई। अब के विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूह का उदय देखिए। औरंगजेब के शासनकाल में जाट, सिख और मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने स्वयं के राज बनाने हेतु मुगल साम्राज्य से युद्ध शुरू किया। तब भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक अपने संबंध क्षेत्रों पर राजनीतिक घटनाक्रमों के भविष्य का मार्ग तैयार किया। देखिए राजनीतिक बढ़त के मुगल शासन से उनके निरंतर संघर्ष ने मुगल सत्ता को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर किया। औरंगजेब और उनके पश्चात बहादुर शाह ने राजपूतों के दमन के प्रयास द्वारा मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने के उन्होंने राजपूतों के दमन के प्रयास द्वारा मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने के उन्हें उकसाया। औरंगजेब के पश्चातवर्ती मुगल शासकों ने राजपूतों के साथ समझौते की नीति करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो काफी देर हो चुकी थी। राजपूतों ने समाज के विकास एवं कल्याण के मुगलों के साथ गठबंधन करने पर विश्वास नहीं किया। मराठा भी मुगलों के आपको दुर्जय शत्रु सिद्ध हुए। शुरुआत में उसका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करने तक सीमित था, जिसे आगे चलकर पूरे भारत में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने की अनुमति मुगल शासक से प्राप्त करना भी शामिल हो गया।
1740 तक मराठा उत्तर भारत में प्रवेश करके और गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड प्रांतों अपना प्रभाव फैलाने में सफल हो गए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध राजपूतों के संघर्ष और मराठाओं की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षाओं ने मुगल शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अब देखिए आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं देखिए। देखिए आप ऐसी देखिए ऐसी भी आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का जन्म हुआ जिन्होंने मुगल सत्ता को परेशानी में डाल दिया। देखिए अमीर या मनसबदार लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उनके बीच जागीर के तौर पर भूमि वितरित करने हेतु भूमि की कमी हो गई। देखिए औरंगजेब ने जागीर या बेजागिरी की बेतहाशा कमी की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। जागीर से बड़ी आय को अविलिखित करना और प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अमीर ने किसानों द्वारा डालकर अपनी जागीर से अधिक आय प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस कदम से मुगल शासन ने दोनों अमीर और बोझ से दबे किसान से दुश्मनी मोल ले ली। युद्ध शासकों एवं अमीरों की विलासितापूर्ण जिंदगी, खलिसा या क्राउन भूमि में कमी इत्यादि ने मिलकर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डाला। इसका परिणाम हुआ कि राज्य की आय इसके व्यय को पूरा नहीं कर सकी। बदतर आर्थिक स्थिति ने सभी वर्गों के लोगों, चाहे वे अमीर व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक या किसान हो, पर नकारात्मक प्रभाव डाला। देखिए दरबार में बढ़ती समूह की शत्रुता सहित राजनीतिक नीतियों ने केंद्रीय प्रशासन एवं सेना को कमजोर किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं में कई गुना वृद्धि हुई। संक्षेप में मुगलों के पतन कुछ मुख्य निम्न कारण पड़ा। देखिए आप क्या, मुगलों की सरकार व्यक्तिगत रूप से निरंकुश थी और इसलिए इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के क्षेत्र पर निर्भर था। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक प्रभावहीन थे और राज के प्रशासन की उपेक्षा किए। दूसरा यहाँ देखिए क्या, उत्तराधिकार, यानी उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून के अभाव के साथ सदैव उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। इसने सरकार का स्थायित्व को कमजोर किया और राष्ट्रभक्ति की कीमत पर बंटवारे को पोषित किया। अब देखिए तीसरा देखिए, शासकों के क्षय ने सच्चरित्रता का क्षय किया, जिसने आपसी युद्धों एवं झगड़ों को बढ़ावा दिया और समाज को ध्वस्त करने का काम किया। तो चौथा देखिए, सेना की बिगड़ती स्थिति भी समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। पांचवा देखिए, समाज की सीमाएं बेहद व्यापक थी, जिसे कमजोर शासकों द्वारा संभालना मुश्किल हो गया। छठा देखिए क्या, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। देखिए अब क्या, सातवां देखिए, औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह असफल रही और काफी हद तक यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। आठवां देखिए, यहाँ पर क्या, ईरानी और तुर्की साम्राज्य के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में योगदान दिया। नंबर क्या कि निरंतर युद्ध कृषि में विकास की गति का स्थिर होना और व्यापार एवं उद्योग में ह्रास आर्थिक पतन का कारण बना। 10वां आपको क्या था, यूरोपीय शक्तियों का आगमन जिन्होंने भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया, ने भी मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। अब देखिए स्वायत्त क्षेत्र राजपूत उदय। यहाँ देखिए स्वायत्त क्षेत्र राजपूत उदय देखिए, मुगल प्रशासन प्रकृति में केंद्रीकृत थी और उसकी सफलता काफी हद तक शासक की शक्ति और कुलीनों, जमींदारों, जागीरदारों और प्रांतीय अधिकारियों को विनियमित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। वास्तव में सम्राट एवं अन्यों के बीच हितों एवं इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वय था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल शासक की सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ। दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासन, वित्तीय संकट एवं कुलीनों के बीच गुटिया शत्रुता, जिसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पाए, के कारण ढह गया। मुगल सम्राट पांते गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रांतीय गवर्नर 18वीं शताब्दी का प्रारंभ में एक स्वतंत्र शक्ति आधार बनने लगे। उनमें से कई ने शासक की पूर्वानुमति से स्थानीय नियुक्तियां करनी शुरू कर दी और प्रांतों में राजवंश से शासन का स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर सम्राट के प्रति भेज कर अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्वतंत्र शक्ति प्राप्त कर ली थी। 1724 में आपको
दक्कन में 1724 में आपको दक्कन में निजाम उल मुल्क के साथ शुरू होकर लगभग 1740 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के पूर्वी प्रांत भी दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गए, जिसके बाद आपको 1750 में गुजरात और सिंध, 1754 में अवध में ऐसा ही हुआ। अब दिल्ली के नज़दीक फरुखाबाद एवं रोहिलखंड में स्वतंत्र पठान राजवंश शासन करते थे, लेकिन वापस लौटे राजपूतों गठबंधन को औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन उन्हें कभी पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। सुदूर दक्षिण आपको शासकी हैदर अली ने मैसूर के साम्राज्य को बेहद शक्तिशाली बना दिया। कई छोटी छोटी रियासतें देश के दक्षिण क्षेत्रों में शासन कर लेती। इस प्रकार मुगल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्य की 3 मुख्य श्रेणियां उदित हुआ। पड़ा उत्तराधिकारी राज्य जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, जैसे अवध, बंगाल एवं हैदराबाद। दूसरा देखिए स्वतंत्र राज्य। देखिए स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य पर प्रांतों पर मुगल साम्राज्य का देखिए स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए। नामत देखिए मैसूर, केरल राजपूत राज हो गया। तीसरा देखिए आपको मुगलों के विरुद्ध, देखिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, जैसे मराठा राज, पंजाब राज, जाट राज। अब उत्तराधिकारी राज यहाँ पर देखिए हैदराबाद, अवध एवं बंगाल मुगल साम्राज्य का आधिपत्य से छूटकर और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। यह अलगाव या संबंध विच्छेद विभिन्न चरणों में आपको व्यक्तित्व विद्रोह का अनुसरण शुरू में सामाजिक समुदाय एवं अंतःपुरीय क्षेत्र ने किया। उसका इन प्रांतों में जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया और प्रांतीय गवर्नर, जिन्हें दिल्ली की से मदद एवं प्रशासन प्राप्त नहीं हुआ, ने स्थानीय अभिजात या कुलीन वर्गों से मदद प्राप्त करने का प्रयास किया। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। उन्होंने मात्र पूरी स्वायत्तता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। मुगल संस्थागत ढांचे के भीतर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। अब हैदराबाद के 1728 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। यह गौरवशाली शुरुआत निजाम उल मुल्क जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था, जो द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। लेकिन निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। निजाम उल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और आशुआ व्यवस्था को सरल एवं कारगर बनाया। दिल्ली में 1722 और 1724 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे कार्यकाल के बाद वह एक राज्य की स्थापना करने के दक्कन लौट आया, जो व्यवहार में स्वतंत्र हो। यद्यपि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। प्रादेशिक अभिजातियों की संरचना ने इस स्वतंत्रता को अस्थायित्व प्रदान किया। जैसा कि कैरन लियोनार्ड ने हैदराबाद के आर्थिक तंत्र के अपने अध्ययन में इसे प्रकट किया। राष्ट्र तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उसकी समझबूझ भरी नीतियाँ थी। अब लेकिन 1728 में उसकी मृत्यु ने हैदराबाद को मराठा और बाद में विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र एवं कपट योजनाओं के लिए खोल दिया। मराठों ने राज्य पर पूरी शक्ति से आक्रमण किए और अस्थायी निवासियों पर चौथ आरोपित किया। निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए खूनी जंग हुई। डुप्लेक अंतर्गत फ्रांसीसियों इस अवसर को अपने हित में प्रयोग करने के लिए एक समूह की दूसरे समूह के विरुद्ध मदद की। फ्रांसीसियों इसमें मुजफ्फर जंग की मदद की, जिसने बाद में फ्रांसीसियों को बड़ी धनराशि एवं कुछ क्षेत्र इनाम में दिए। अब बंगाल देखिए, व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल में नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटे भेजने तक सीमित था। देखिए शुजा उद्दीन ने 1727 में नवाब बना और अली वर्दी खां के 1749 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब रहा। 1756 अपने दादा अली वर्दी खां की मृत्यु पश्चात सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्ति में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। देखिए हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए और आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार उन्होंने विदेशी कंपनियों का व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रनगर और कलकत्ता अब कोलकाता में फ्रांसीसी और अंग्रेज कारखानों की बंदी करने की अनुमति नहीं थी। ना ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेषाधिकार प्रदान किए। शासकों की प्रभुसत्ता तभी बनी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रति शासकों के प्रति
भारतीय प्रभुसत्ता तभी बनी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग करके इसकी शक्ति का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि नवाबों को अपनी कमजोर एवं अल्प सेना तक कंपनी द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनी के हाथों में हार झेलनी पड़ी। 1757 के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों के एक नए चरण का सूत्रपात किया। देखिए अवध, यानी कि अब देखिए सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया। अवध में देखिए यहाँ देखिए क्या अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया अपितु अपने किलो एवं सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। देखिए सादत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों के जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी व्यवस्था में कुलीन लोगों को दी गई, जिन्हें प्रशासन एवं सेना में उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसमें आपको शेख ज़्यादा, अफगान एवं हिंदू धर्म वर्ग शामिल थे। अब के स्वतंत्र राज्य की बात करते हैं। राजपूत राज देखिए यहाँ पर राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में पीछे नहीं रहे। कोई भी राजपूत शासक इतनी शक्तिशाली नहीं था कि इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह सर्वोच्च शक्ति बनने के मराठा या ब्रिटिश शक्ति से भेज सके। दिल्ली के साथ संबंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना उनकी पद्धति थी। उन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया और मुगल शासकों से आकर्षण में प्रभावशाली पद हासिल किए। मुगल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही। प्रत्येक राजपूत राज ने जब भी संभव हुआ अपने कमजोर पड़ोसी के शासन को हत्या कर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। यह नीति उन्होंने मुगल दरबार में भी अपनाई। अम्बेर के जय सिंह जिन्होंने 1699 से 1727 तक जयपुर पर शासन के एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक थे। मैसूर देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली समूह मैसूर राज की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर क्या कि कनिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे वो एक कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा और उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज का आधार हो सकती है। लेकिन परिणाम से उसने शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया। जल्द ही वह 1767 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री नंजा राज उखाड़ फेंकने में सफल हो गया। लेकिन मैसूर राज की सीमाएं तब तक आपको कनारा एवं मालाबार के समेत तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थी। हैदर अली एक सच्चा विस्तारवादी को क्षेत्र में अन्य शक्तियों मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों से भिड़ना पड़ा। 1769 में महाद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेजों को कार्य शिकस्त दी। 1782 में उनकी मृत्यु पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना और उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। केरल देखिए 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने एक साथ मिलकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया। बड़ी संख्या में आपको मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 तक इन राज्यों में शामिल कर लिया गया। लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के अस्तित्व के विध्वंस से सिद्ध हुआ। हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार एवं कालीकट को मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया, को छोड़ दिया गया। त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। डच को केरल से बाहर कर दिया गया और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। मार्तंड वर्मा की दृष्टि विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्य का विकास करना और सिंचाई एवं परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना था।
उसके उत्तराधिकारी राम वर्मा, जो बेहद सृजनात्मक एवं विद्वान था, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया एवं त्रिवेंद्रम राजधानी को ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया। देखिए यहाँ पर नवीन राज की बात, यहाँ पर देखिए नवीन राज की बात यहाँ पर की, देखिए मराठा नवीन राज की बात यहाँ पर आपको है। इसमें जो आपको कहा गया, देखिए नवीन राज, देखिए नवीन राज मराठा, देखिए मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने सतत 7 की कालावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि वे एक ऐसी शक्तियों में से थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे, वे अपने एकता का अभाव और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। देखिए साहू शिवाजी का पोता, जो 19 वर्षों तक सम्मानपूर्वक मुगलों की कैद में रहा और मुगलों की कैद में को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। शाह और ताराबाई उसकी तराई शाह और ताराबाई उसकी ताई के बीच 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। उसने अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू विजयी हुआ। 1713 में आपको साहू ने बालाजी की पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया। 1713 में साहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था। नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर देखिए महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर साहू एवं अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। साहू ने अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्ष और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा समाज को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप साहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिली और मुगलों की कैद से साहू के परिवार के लोगों को रिहा किया गया। छह मुगल प्रांतों बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और खानदेश से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार मराठाओं को प्राप्त हुए। इसके बदले में साहू मुगल शासक फ़र्रुखसिंह की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना के एक दल देने, दक्कन विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए की भेंट देने पर सहमत हुए। हालांकि बालाजी ने फ़र्रुखसिंह को खाल फेंकने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद बेहद शक्तिशाली हो गया और मराठा राज ने बहुत सारी विस्तारवादी राज का दर्जा प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम ने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला। बाजीराव मराठा शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल हुआ। यानी कि उत्तर में 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की उसने बुंदेलखंड पर भी कब्जा किया और दक्कन में पारखेल में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार सुनिश्चित किए। 1733 में देखिए 1733 उसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान के नेतृत्व किया और उन्हें मुख्य भूमि से मार भागा गया। बाजीराव 1737 में आपको दिल्ली पर छापा मारा और मुगल शासक ने निजाम से मदद करने को कहा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया गया और संपूर्ण मालवा और नर्मदा तथा चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाद किया गया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा गया था। दक्कन प्रांतों में चौथ एवं सरदेश वसूलने के अतिरिक्त अनुदान देने को बाध्य किया गया। इस प्रकार 1740 तक जब बाजीराव की मृत्यु हुई, मराठा केवल क्षत्रिय शक्ति नहीं रह गए थे, अपितु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से जाते थे। बालाजी बाजीराव या नाना साहब 1727 में पेशवा बने, 1761 तक उन्होंने शासन किया। वो अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा साहू की मृत्यु के साथ बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासक बन गए। उन्होंने पुनः पेशवा का
उन्होंने पुनः पेशवा का मुख्यालय में उस सरकार को स्थापित किया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अंतर्गत भी निरंतर जारी रहा। महारावल के बालाजी राव के अंतर्गत मराठा शक्ति मारवाड़, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके मध्य भारत पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण देखिए हम दक्षिण भारत दक्षिण भारत पर पारंपरिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तरी भारत को कूच किया और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव स्थापित किया। इमाद उल मुल्क ने मराठाओं को मराठाओं के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया, जो वास्तव मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे। बालाजी बाजी ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिन पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप मराठा और अफगानों के बीच झगड़े का जन्म हुआ। 1761 में पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पहुंचा। 14 जनवरी 1761 में दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पानीपत में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। मराठा सेना अफगान की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था। मराठा सेना का अफगान की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं था। जैसा अफगानी सेना पश्चिमी तरफ से प्रशिक्षित थी। सेनापति विश्वराज पेशवा का चचेरा पुत्र और सदाशिव राव भाव पेशवा का चचेरा भाई सहित युद्ध भूमि लगभग 28,000 मराठा मारे गए। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर स्वयं भी काफी समय तक जीवित नहीं रह पाया। पानीपत का द्वितीय नकारात्मक युद्ध पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत युद्ध में पराजय मराठाओं के विध्वंस साबित हुई, जिसने उनके अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चूर कर दिया। जैसा कि वो अपने सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि अहमद शाह आपदा की गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन इसी समय में उसके मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने का बगावत कर दिया और अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजसी साम्राज्य अफगान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने व्यर्थ प्रयास करते रहे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। अपितु इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। देखिए युवा माधव 1761 में चौथे पेशवा के रूप में मराठा के भविष्य को अपने योग मंत्री नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समयावधि तक संभालने में सफल है। 1771 मराठाओं ने दिल्ली में 1771 में दिल्ली में शाह आलम को मुगल शासक बनने में मदद की। लेकिन माधव राव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकार की लड़ाई ने पुनः में केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पुणे में पेशवा में विघटित हो गए थे। इनमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महादजी सिंधिया बेहद मेधावी थे। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूतों के साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया और पुनः की शक्ति प्राप्त करी। महादजी सिंधिया उस समय मृत्यु 1794 में हुई, जब यह प्रतीत होने लगा था कि वे साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। महादजी की मृत्यु अपूर्णीय क्षति थी और 1800 नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा शक्ति के पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। फिर आपको आगे देखिए आपके जाट यहाँ पर जाट की जो आपको बात की गई है, इसको देखिए जाट, इसमें जो आपको कहा गया जाट कृषक दिल्ली मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शुरुआती असफलता के पश्चात चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर जाट राज की स्थापना करने में सफल रहे। लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, अपितु राज्य की सभी सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थी, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे शामिल थे। हालांकि जाट राज 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो चला। तत्पश्चात राज्य छोटे छोटे जमींदारों से नियंत्रित क्षेत्रों में बिखर गया जो लूटपाट करते थे। अब सिख की बात गुरु गोविंद सिंह ने
गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। बंदा बहादुर जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह देखिए, नादिर शाह एवं अमर शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसरों या संधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह देखिए, महासिंह शुक्ल चकिया मिस्र के सरदार थे। रंजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत शत्रुंज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। उसने 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर, 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। अमृतसर पर आपको विजय प्राप्त की। अंग्रेजों के साथ अमृतसर के संधि के द्वारा रंजीत सिंह शत्रुंज क्षेत्र पर आपको अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। रंजीत सिंह एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की। यूरोपियों की मदद से उसने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिकीकृत किया, लेकिन अपने साम्राज्य के नजदीक रंजीत सिंह को अंग्रेजों द्वारा बात करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक द्विपक्षीय संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने के दृष्टिगत रंजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमत हुए। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में उनके उत्तराधिकारी राज को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि रोहेला एवं बंगस पठान देखिए, रोहेलखंड एवं बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत और अफगान शासकों देखिए आप रोहेलखंड एवं बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत और अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान और राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता। अफगानिस्तान को राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता का 18वीं शताब्दी के मध्य अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आवर्जन हुआ। देखिए आप क्या नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मोहम्मद खान उठाया और एक छोटे से राज रोहिलखंड की स्थापना की। यह क्षेत्र आपको हिमालय गिरिपद उत्तर में कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। अब आगे हम देखें क्या इस प्रकार गंगा घाटी में रोहेला एवं बंगस पठान ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद एक अफगानी सैनिक और उनके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली जिले में एक छोटी एसिस्ट को रोहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। देखिए पूर्व में मोहम्मद खान बंगस एक अन्य अफगानी शासक ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। अब देखिए क्षेत्रीय राजतंत्र प्रकृति में सीमाएं देखिए जो 18वीं शताब्दी के भारत में स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का विकास और जो क्षेत्रवार भिन्न था। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों जिनका उदय प्रांतों ने मुगल सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ कायम रखा। यद्यपि मुगल शासन ने प्रांतीय प्रशासन पर पहले जैसा नियंत्रण खो दिया, तथापि प्रांतीय सत्ता पर उसकी छत्रछाया का महत्व अभी भी बना हुआ था। लेकिन नवीन उदित क्षेत्रीय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया। यहाँ तक मराठा सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने भी मुगल शासक या सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। प्रत्येक राज ने अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने प्रशासनिक संगठन व्यवस्था को पुनर्गठित किया, परंतु इन राज्यों द्वारा प्रायः मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया। और 18वीं शताब्दी के पूर्वांध में उदयमान राजव्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी और जमींदार व्यापारियों स्थानीय कुलीनों एवं मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन की सत्ता एवं वित्तीय स्थिति कमजोर होने के साथ कुलीनों एवं शासकों को आवश्यक वित्तीय
मदद प्रदान करके क्षेत्रीय राज व्यवस्था के उदय एवं कार्यकरण में व्यापारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जमींदार एवं स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आए। देखिए प्रांतीय शासकों ने स्वयं के शासन को बनाए रखने के लिए इन विभिन्न स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। देखिए निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे। उदाहरणतः मैसूर के शासन ने स्थानीय मुखियाओं को मान्यता नहीं दी। इसी क्षेत्रीय राज व्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है। चूंकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय प्रशासन एवं सैन्य संगठन आधारित व्यवस्था को विकसित करने में असफल है। विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध एक अन्य कमजोरी थी जिसमें किसी को प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ। ये राज मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से कोई भी अखिल भारतीय अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। अब आपको देखिए सामाजिक आर्थिक दशा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। सामाजिक आर्थिक दशा यहाँ पर देखिए इसमें देखिए क्या है कि 18वीं शताब्दी के भारत को अवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता था। जैसा कि ये दो महान साम्राज्य मुगल एवं ब्रिटिश के बीच का समय था। अभी तक इस शताब्दी को अंधा युग डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता है। वैश्विक संसार में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था। ना ही यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना वे 19वीं और 20वीं शताब्दी में बने। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से छीन हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की परवल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राज व्यवस्था का स्थापना और ब्रिटिश शक्ति उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। मुगल से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपराओं की निरंतरता एक विशिष्ट एवं विलक्षण थी। लेकिन इन तीनों राज व्यवस्थाओं के बीच से अंतर समान रूप से आपको असाधारण एवं आश्चर्यजनक थे। कई मामलों को उत्तराधिकारी राज अस्थायी राज व्यवस्था वाले सिद्ध हुए। मराठा जो मुगलों की बर्बादी पर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, बाह्य चुनौती एवं आंतरिक कमजोरी के संयोग के कारण उपनति ब्रिटिश शक्ति के समक्ष टिक पाने में असफल हो गए। यह सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका। बढ़ती राजस्व मांग, अधिकारियों के अत्याचार, कुलीनों की लालसा एवं लालच, जमींदारों के अनियंत्रित लगान वसूली और निरंतर युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता को भयानक शोषण एवं अत्याचार सहने पड़े। देखिए किसान निर्धन पिछड़े एवं शोषित बने रहे और जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहे थे, जबकि धनी एवं शक्तिशाली वर्ग विलासिता एवं ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब देखिए आर्थिक स्थिति की बात यहाँ पर कर रहे थे। अब यहाँ पर आर्थिक स्थिति में जो आपको कहा गया, देखिए 18वीं शताब्दी के यहाँ पर 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम समुदाय अभी भी आत्मनिर्भर एवं स्वशासित थी, जो अपनी सभी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेती थी। देखिए राज के साथ देखिए यहाँ पर क्या राज के साथ इसका संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था। देखिए जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते, ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की इस अपरिवर्तनता ने यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया और उसने विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर एवं गुजरात का सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर एवं आगरा के उत्कृष्ट ऊनी स्वर्ण एवं चांदी का आभूषण, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि का भारत में विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। देखिए बड़े पैमाने पर घरों एवं विदेशी व्यापार व्यापारी पूंजीपति गर्जों को अस्तित्व में लाया और बैंकिंग व्यवस्था का विकास
विकास हुआ। उत्तर भारत में उत्तर भारत में जगत सेठ नगर उत्तर भारत में जगत सेठ नगर सेठ और दक्षिण भारत में चेट्टी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूह के साथ उदय हुआ और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग संभारों के व्यापक प्रयोग ने व्यापार एवं वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की। 17वीं 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विकास ने इस बात के संकेत दिए कि पूंजीवाद के तीव्र विकास से तो यहाँ कुछ पूर्व दशा मौजूद थे। अब देखिए शैक्षिक स्थिति देखिए, यहाँ देखिए शैक्षिक स्थिति की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए शैक्षिक स्थिति क्या था, देखिए शिक्षा व्यवस्था परंपरागत और पश्चिम तीव्र विकास से अनभिज्ञ थी। विद्वान के देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन की उपेक्षा की और साहित्य विधि धर्म तर्क एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को व्यापक थी लेकिन उच्च शिक्षा भी सीमित थी। नवाब राजा और धनी जमींदार ने उच्च शिक्षा के संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच संस्कृत अधिगम पढ़ाई थी और जबकि फारसी शिक्षा तत्कालीन समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने हिंदू एवं मुसलमान दोनों के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि एक गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता औसत बाद के ब्रिटिश शासन से बेहतर था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1813 में लिखा है कि सामान्य तौर पर भारतीय पढ़ने लिखने एवं गणित में यूरोप में किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहद प्रतिभा रखते हैं। हालांकि उच्च वर्गों की महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई। महिलाओं की स्थिति देखिए यहाँ पर, महिलाओं के यहाँ पर क्या कि महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान दिया जाता था लेकिन समानता नहीं दी गई थी। भारत में सत्तात्मक परिवार व्यवस्था के जैसे कुछ हिस्सों में महिलाओं को बेहद न्यून व्यक्तिगता हासिल थी। यद्यपि कुछ अपवाद भी थे। जब उच्च वर्ग की महिलाएं घर पर रहती थी और निम्न वर्ग की महिलाएं परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए खेतों एवं घर से बाहर काम करती थी। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा आम थी। यद्यपि गरीब परिवार की महिलाएं आजीविका के घर से बाहर काम करने के लिए जाती थी तो इसका पालन नहीं करती थी। सती प्रथा, बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसे शोषक सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराओं ने महिलाओं की प्रगति बढ़ा डाली। देखिए हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल एवं राजपूताना में व्यापक थी। अब की सांस्कृतिक स्थिति क्या, सांस्कृतिक स्थिति 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णता के कुछ परिलक्षण दिखाई दिए। पूर्व की शताब्दी के साथ सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी गई और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र पिछड़ना थे और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम से बेहद पीछे छूट गए थे। भारतीय सोच परंपरा से बंधी हुई थी और सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वासों का घर बनी हुई थी। अधिकतर भारतीय शासकों ने आपको सैन्य प्रशिक्षण, आयुध एवं युद्ध कला की तकनीकों के अलावा पश्चिमी चीजों में रुचि नहीं दिखाई। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत दृष्टिगोचर हुए। 18वीं शताब्दी दौरान उदाहरणार्थ हिंदी, मलयालम एवं सिंधी भाषा से उर्दू भाषा एवं काव्य भी फला फूला। देखिए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द इस समय के भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता थी। देखिए दास्ता की बात करें, दास्ता की व्यापकता एक अन्य सामाजिक बुराई थी। व्यापक रूप से कहा जाए तो दासों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, घरेलू दास और कृषि दास। कृषि दास को भूमि की बिक्री के साथ नए स्वामी को बेच दिया जाता था। यूरोपीय यात्रियों एवं प्रशासकों ने भारत में दास प्रथा की व्यापकता प्रमाणित किया। आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यंत निर्धनता ने लोगों को अपने बच्चे बेचने को मजबूर किया। राजपूत खनी एवं कायस्थ परिवार घरेलू कार्य के लिए दास महिलाओं को रखते थे। हालांकि भारत में दासों की स्थिति अमेरिका एवं यूरोप के दासों से बेहतर थी। दासों का सामान्यतः और परिवार के वंशानुगत नौकर के तौर पर देखा जाता था। दासों का आपस में विवाह करने की अनुमति थी और उनके बच्चों को स्वतंत्र नागरिक समझा जाता था। भारत में यूरोपियों के आगमन पर विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के आने से दास एवं दास व्यापार एक नया आयाम प्राप्त हुआ। 1752 दासों की नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण के कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया। यहाँ देखिए क्या कला एवं स्थापत्य देखिए यहाँ पर दिल्ली में कला स्थापत्य एवं साहित्य के संरक्षण के अभाव में संबंध प्रतिभाएं हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि नए राज्यों और कुछ कर दी गई। असफ देखिए आप असफ उद्दौला 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए एक भवन निर्माण किया। इसमें देखिए इसमें सहारे के लिए किसी प्रकार का स्तंभ का ना होना इसे स्थापत्य दृष्टिकोण से बेहद खास बना दिया गया है। सवाई जय सिंह शासन का 1686 से लेकर
1713 ईस्वी तक। 1700 देखिए सवाई जय सिंह का शासनकाल 1686 से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा। अब सवाई जय सिंह ने भारत में सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें जयपुर एवं नई दिल्ली देखिए जैसे जय सिंह होता है जैसे जयपुर की स्थापना हुआ, और जैसे ही आपको 5 खगोलीय वेधशाला हुआ। अब देखिए नई दिल्ली की देखिए यहाँ पर स्थापना किया। सवाई जय सिंह ने आपको भारत में सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें जयपुर, नई दिल्ली एवं बनारस की वेधशाला शामिल है। अब देखिए अमृतसर देखिए अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह ने सिख तीर्थ स्थान का नवीनीकरण किया, और इसके निचले आधे हिस्से को मार्बल से सज्जित किया, ताकि तथा ऊपरी आधे हिस्से को तांबे से तैयार कर उसने सोने की पत्ती पर चढ़वाई और उसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। उर्दू, हिंदी, बंगाली और असमिया हिंदी और बंगाली, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी देसी बोलियों को बेहद विकास हुआ। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना कर बाइबल का देसी संस्करण निकाला। देखिए जिजेन भी एक दानिश मिशनरी जो ने तमिल जिजेन भी एक दानिश मिशनरी तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया। इन मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया है। बंगाल में बपतिस्मा दाता मिशनरी कैरी वार्ड एवं मार्शमैन ने श्रीरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर बाइबिल के एक बंगाली संस्करण को प्रकाशित किया। अब देखिए प्रमुख विचार यहाँ पे देखिए। मुगल देखिए प्रमुख विचार देखिए मुगल देखिए यहाँ पर जो कहा गया मुगल साम्राज्य और इसके साथ मराठा का हिंदुस्तान पर आधिपत्य भारतीय समाज के केंद्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण ढह गया। देखिए सैन्य एवं राजनीतिक पंगुता के रूप में भ्रष्टाचार ने स्वयं को प्रकट किया। देश यहाँ पे देखिए देश स्वयं की रक्षा नहीं कर सका। राज परिवार भ्रष्ट एवं अल्पबुद्धि का था। क्वीन स्वार्थी एवं अदूरदर्शी थे। भ्रष्टाचार अदक्षता एवं धोखेबाजी ने लोकसभा की सभी शाखाओं को कलंकित की। इस चिंता एवं असमंजस के बीच हमारा साहित्य, कला और यहाँ तक कि सच्चा धर्म भी नष्ट हो गया। देखिए जी एन सरकार फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉल्यूम 4 में लिखा गया। मुगल समाज के ढाने पर उठे विद्रोहों के लिए विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की गई है। यहाँ हमारी मुख्य चिंता है कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी पूर्वांत की सत्ताओं को क्या कहना पड़ा, और यह दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी कीमत पर इस खबरी या कायापलट के आर्थिक एवं प्रशासनिक कारणों द्वारा भारी संचित तथ्यों को सामने रखा और धार्मिक प्रतिक्रिया एवं राष्ट्रीय चेतना को बेहद कम जाना, जो मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण बना। इसके विरुद्ध ताकतों द्वारा कोई नवीन व्यवस्था नहीं की गई। ये बात अब इरफान हमीद द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया में कहा गया। मुगल समाज के विखंडन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था आपको देखिए उस अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर व्यापार, उद्योग एवं वैज्ञानिक विकास का बढ़ता वित्तीय संकट जिसने जागीरदारी व्यवस्था के संकट का रूप लिया और राज गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। कुलीनों के राज की सेवा में बने रहकर इन परिस्थितियों में अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने की अक्षमता या अयोग्यता, जिसके परिणामस्वरूप गुटों का आपसी संघर्ष हुआ और देखिए आपसी संघर्ष हुआ और महत्वाकांक्षी कुलीनों स्वतंत्र क्षेत्र का मार्ग तैयार किया। मराठा एवं उनके दावों के मुगल साम्राज्य के ढांचे के भीतर सुलझाने एवं बनाए रखने में मुगल शासक अयोग्यता के तहत पाई जा सकती है। व्यक्तिगत असफलता एवं साहित्यिक कमियों ने भी अपनी यथोचित भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पर सारांश जो आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए मुगल साम्राज्य का पतन आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौतियों के कारण हुआ, जिसमें प्रमुख औरंगजेब की जिम्मेदारी धार्मिक एवं दक्कन नीतियाँ, कमजोर उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार का स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियमों का अभाव, मुगल सेना कुलीन वर्ग का क्षय होना, दरबारी प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता, मराठा चुनौती, आर्थिक संकट और जागीरदारी संकट, मुगल राजव्यवस्था की प्रकृति, यूरोपियों का आगमन, विदेशी आक्रमण, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, वंशानुगत निरंकुशता एवं केंद्र सरकार, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय 3 श्रेणियाँ, आपको पहला उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद, बंगाल एवं अवध हो गया। दूसरा था नवीन राज्य मराठा, सिख, जाट एवं अफगान हो गया। तीसरा था स्वतंत्र राज्य मैसूर, केरल एवं राजपूत राज्य हो गया। 18वीं शताब्दी की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति 18वीं शताब्दी की अंधा युग, डार्क एज के तौर पर वर्णित किया गया।
अब अध्याय 5 जो आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए अध्याय 5 आपको ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, देखिए ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण आपके यहाँ पर। तो अध्याय 5 यहाँ पर आपको देखिए कि ब्रिटिश अध्याय 5 जो आपके यहाँ पर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, देखिए अब कि ब्रिटिश विजय या देखिए ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, देखिए ऐतिहासिक शक्ति एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में की सफलता का नेतृत्व किया। नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जा सके, भारत एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और उसका विश्लेषण किया जाए। इतिहास का इस मूलभूत प्रश्न में बहस करते क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। देखिए जॉन स्त्री के नेतृत्व वाले समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे ना चाहते हुए भारतीय द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भूक्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहास का एक समूह इस बात से सहमत नहीं और मानता है कि अंग्रेज भारत में व्यापक एवं शक्तिशाली समाज की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए सुनियोजित रणनीति एवं योजनाएं बनाई और धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया है, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक समाज स्थापित करने की इच्छा थी। जूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। अविलंब लाभ प्रशासकों के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देश ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखिए ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थी, जिसके परिणामस्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1727 का वर्ष मानते हैं जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया। हालांकि सभी क्रमांगत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूपांतर जो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा करने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। क्या भारत इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे? देखिए उस समय स्वाभाविक नहीं था जैसा आज प्रतीत होता है कि मुगल समाज अपने अंतिम दौर में था। मराठा राज स्थितियों से उबर नहीं पाया और ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं थी और उनके अंग्रेजों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। यानी कि ब्रिटिश सफलता कारणों की व्याख्या करते हुए B.L. ग्रोवर कहते हैं लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति प्रति उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिसमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों निम्नलिखित उत्कृष्ट हथियार देखें यहाँ पर। अंग्रेज अस्त्रों सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे और जिन्हें अंग्रेज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि भारतीय
भारतीय शासकों जिसमें निज़ाम भी शामिल है ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों से आने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारियों पर प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारी था उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। अब की सैन्य अनुशासन देखिए, अंग्रेजों ने सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन की नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठा अपराध को एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवार या किराए के सैनिक की भीड़ पर निर्भर होते थे जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विद्रोही खेमे में जा सकते थे। अब देखिए असैनिक अनुशासन देखिए यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारण था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशागत और या जाति और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं देखिए यहाँ पर वे स्वयं कई अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्य के प्रति जागरूक थे। उसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुण योग्यता की उपेक्षा करते जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्राय अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोही एवं विश्वासघाती हो जाते थे। अब के मेघावी नेतृत्व देखिए आप प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। प्रतिभाशाली नेतृत्व में अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुंडो, मार्क्विन, डलहौजी आदि के नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। देखिए अंग्रेजों को सर आयरकुट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलेजरी जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश के प्रतिष्ठा के काम किया। भारत की तरफ भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चीन क्रिच खान, माधव राज सिंधिया और यशवंत राव सोलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था। लेकिन उनके साथ प्राय द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। लेकिन सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे की भाषा से बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा लेकिन उनके साथ प्राय द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे देखिए सबसे बुरी बात है कि भारत नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्ध रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। इसके अतिरिक्त वे निजी एवं राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता देखिए भारत की एकता एवं अखंडता के संघर्ष या युद्ध भावना के परिणाम उनमें नहीं थे। देखिए यहाँ पर क्या भारत की एकता एवं अखंडता के संघर्ष या युद्ध भावना के परिणाम उनमें नहीं थे। हम देखिए क्या कि वित्तीय सुदृढ़ता देखिए आप वित्तीय सुदृढ़ता देखिए यहाँ पर क्या कि अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे वे क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त आपको इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। यानी कि क्या कि धन वस्तु या व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेजों की जरूरत के समय उपलब्ध थी। धन देखिए यहाँ पर क्या धन वस्तु या व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेजों की जरूरत के समय उपलब्ध थी जिसका आश्रय हम देखिए जिसका आश्रय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में व्यवस्था को जाता है देखिए राष्ट्रवादी अभियान है। हम देखिए इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभियान करते थे। जबकि
स्वार्थी भारत अज्ञानता एवं धार्मिक पेशेपन में डूबे हुए थे, और उनमें आपको अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच इस सांसारिक एवं भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का कारण था। अब देखिए अंग्रेजों की बंगाल विजय देखिए आप, अंग्रेजों की जो बंगाल विजय उसको यहाँ पे देखिए। अंग्रेजों की देखिए बंगाल विजय, अब ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल देखिए यहाँ पर। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में 18वीं सदी में आपको बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पाद जैसे सोना, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण था। इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। लेकिन यानी क्या उसके दामाद सूजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद उसके दामाद सूजा ने 14 वर्ष तक बंगाल का, देखिए यहाँ पर इसके बाद उसके हाँ, इसके बाद उसके दामाद सूजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद एक वर्ष के अल्प समय के शासन मुर्शिद कुली खान के आयोग बेटे के हाथ में आ गया। लेकिन शीघ्र अलीवर्दी खान उसका तख्ता पलट कर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल में इस समृद्धि के अन्य कारण भी थे। जैसे एक और जहाँ शेष भारत सीमावर्ती युद्धों मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोह से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनिष्ट हो चुका था। वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। यानी कि इस कारण देखिए आप, इस कारण बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी पूर्वान्ह में 1706 ईस्वी 1756 ईस्वी तक बंगाल देखिए 18वीं शताब्दी के पूर्वान्ह में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। अब देखिए कलकत्ता की आबादी 1706 में आपको 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका था मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के छोटे से झोंके से भरभरा कर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था। बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों में बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 के अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा, जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेज की विधि, सिराजुद्दौला और अंग्रेज यहाँ पर देखिए। हाँ, 1740 ईस्वी हमको सरफराज खां को अवदस्त कर 1740 ईस्वी में सरफराज खां को अवदस्त कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह योग शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। वह योग शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने का उसकी तीन पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनाना था। विवाद हुआ, षड्यंत्र
हुआ। अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम बेगम राजवल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उदारता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल 1757 से 1757 1765 तक 1757 तक बंगाल 1757 से 1765 तक बंगाल 1757 तक बंगाल का इतिहास नवाबों से अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता के कर्मिक हस्तांतरण के इतिहास है। यहाँ तक कि इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। सिराज के शत्रु यहाँ देखिए सिराजुद्दौला 1756 अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन्हें समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के उसे नवाब बनाया गया था। देखिए सिराज को उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया का सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ अमी चंद रायतुल्लाह मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों के एक शक्तिशाली गुट था, तो उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 ईस्वी में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उदंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदन का शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। देखिए अंग्रेजों की शत्रुता के कारण यहाँ देखिए सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की एक खास बात देखिए, अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी। राजवल्लभ के पुत्र देखिए यहाँ पर क्या राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल कर रहे थे। वसूल सिराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले कासिम बाजार, फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर अंग्रेजों ने पुलता द्वीप पर जाकर शरण ली। इसी किले की कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय से भागे। देखिए सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्यायदंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। अब यहाँ देखिए सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची, तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों जनवरी 1757 ईस्वी में यानी कि अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी देखिए मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका।
निपट नहीं सका। उसने अंग्रेज़ों से अधिक उसने अंग्रेज़ों से अलीम नगर की संधि भी कर ली और निपट नहीं सका और उसने अंग्रेज़ों से अलीम नगर की संधि भी कर ली। अंग्रेज़ों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्रपूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेज़ों का मार्ग रोकने की सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। यानी कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उनके उसके बीच इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों के तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच के रिश्ते को तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। पहला देखिए, नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी कलकत्ता किलेबंदी। अगर हम क्या पढ़ा देखिए, नवाब के आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी कलकत्ता किलेबंदी। दूसरा देखिए, कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकार का इसके अधिकारियों कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकार का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार का दुरुपयोग किया गया। तीसरा देखिए, कंपनी कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी। कंपनी कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सकाई धन को लेकर भाग गया। कंपनी कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण दास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सकाई धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल और फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। अब अलीनगर की संधि देखिए यहाँ पर। अलीनगर की संधि आपको प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पूर्ण अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला हम देखिए क्या है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाबों को देना पड़ा। दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने के वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तात्कालिक कारणों के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। आगे प्लासी युद्ध देखिए। प्लासी लड़ाई को 27 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3200 थी। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर लें, तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस पर अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। अब देखिए, मीर जाफर, मीर कासिम तथा अंग्रेज देखिए। मीर जाफर, मीर कासिम तथा अंग्रेज देखिए। यहाँ पर मीर जाफर की बात करते हैं। यानी कि मीर जाफर की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, मीर जाफर की बात देखिए। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता देखिए। यहाँ पर क्या, कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी।
प्रदान कर दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें देखिए, ये सारी बातें, हाँ, देखिए ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज़ी मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन मीर जाफर को अपने अंग्रेज़ मित्रों देखिए मीर जाफर को अपने अंग्रेज़ मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी। परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के प्रावधान न था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग, यहाँ देखिए क्या मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपये अदा किए। मीर जाफर जैसे 87 हुआ, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। पहले देखिए मिदनापुर के राजा राम सेना था पुण्यां अली खान जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर। दूसरा देखिए उसने अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी नहीं ना सका। अब क्या कि मुगल बादशाह का पुत्र जो बाद में शाह आलम के नाम से जना गया ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच मीर जाफर के पुत्र मिरान की मृत्यु का उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मिरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर वांसी टॉट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वांसी टॉट के साथ एक गुप्त समझौते द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के इस शर्त पर सहमत हुआ कि अदीब बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करे। अब कि मीर कासिम अली वर्दी खान उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला उसने क्या अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना की कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के उसमें भी सुधार किया। अब हम कलकत्ता यहाँ जो खास कहा गया कि देखिए कलकत्ता में स्थित कंपनी सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए अमीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ देखिए क्या कलकत्ता में स्थित कंपनी सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए अमीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया था। फिर उसने व्यापार व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए थे। उसने शाही फरमान के व्यक्ति का उपयोग पर कई आपत्ति की। 1762 ईस्वी के अंत में देखिए यहाँ पर 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसी टॉट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त बाजार वे अपना अजन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। अमीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ था उसे एक क्रांति का कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को बर्धमान के निकट कहवा में 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिर जाता मुर्शिदाबाद जिले में आपको गिर जाता 4-5 सितंबर 1763 को राजकुमार के निकट उद्दोनला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा। और अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल शासक शुजा उद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की।
अब देखिए बक्सर की 1764 देखिए अवध आकर अमीर कासिम वहाँ के नवाब शुजा उद दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। सिख शक्ति परिक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में युद्ध प्राचीन तर्ज पर नहीं बल्कि बिल्कुल तैयारी देखिए बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल परिचय दिया। दक्षिणी फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों का अनुभव काम आए। वांडी वार 1760 ईस्वी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को करारी मान दे दी थी। मीर कासिम का संग बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में आपको उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेज ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख में धूल में मिल गए। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल गवर्नर बनकर लौटा। युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त मुगल शहंशाह से बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 में और उसके बेटे नजीम उद दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। देखिए नवाब यहाँ देखिए क्या कि नवाब की सेना प्राय भंग ही कर दी गई थी। नवाब की सेना प्राय भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। अब देखिए इलाहाबाद संधि 1765 देखिए 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वो अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने 1765 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध के साथ संधि देखिए यहाँ पर नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोड़ा शाह आलम द्वितीय को देने कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह बनारस के जमींदार को उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार देने और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब का अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई। अब शाह आलम द्वितीय के साथ संधि देखिए। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिया। पहला देखिए क्या है, शाह आलम द्वितीय कंपनी के शासन में आ गया था। इलाहाबाद और कारा नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार और बंगाल अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। मुगल शासक ऊपरी लिखित प्रांतों में निजामत प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुए। सुरक्षा कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृत प्राय हो गई थी। कंपनी दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई थी। अब प्राची में बक्सर के युद्ध का महत्व देखिए। अंग्रेजों ने प्राची 1757 और बक्सर 1765 के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित। कुल मिलाकर अंग्रेजों को इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व था। यानी कि क्या कि इस बात को थोड़ा सा देखिए कि प्लासी युद्ध का देखिए प्लासी की लड़ाई में याद देखिए प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों यानी कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। लेकिन अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। अब कि बाहरी रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यावहारिक रूप से कंपनी प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी नवाब के अधिकारी की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंतर प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया।
देखिए वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनी को कब्जा उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनी को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया। सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर बक्सर युद्ध का महत्व देखिए। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई में हुआ था और इसकी चरम परिणति आपको बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग के शुरू को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम यानी कि क्या मीर कासिम बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल आई। देखिए इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल आपको अकेले मीर कासिम विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक असर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार और अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती वह व्यापारिक रुचि थी जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। फिर के बंगाल की राजनीति में आपको अंतर्निहित कमजोरी अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने में देखिए विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने के लिए प्रेरित किया। अब के बंगाल में 1765 ईस्वी तक देखिए बक्सर के युद्ध में यहाँ देखिए क्या कि बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत की, जिसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस एवं न्याय का कार्य दोनों कंपनी नियंत्रण आ गया। कंपनी दीवान के रूप में दीवानी अधिकार का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। इधर देखिए द्वैध शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राज वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। प्रशासनिक रीढ़ अर्थ या वित्त होता है। प्रशासनिक रीढ़ ये बहुत अच्छी लाइन है। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या रुपया होता है या वित्त होता है, किंतु 1765 ईस्वी के अगस्त महीने स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों बने रहने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का कार्य आपको मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव में दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां था। बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामले को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। यानी कि उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था। इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई। संपूर्ण शक्ति आपको सौंप दी गई है। इसमें खास करके आपको संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी अपने प्रशासन पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। द्वैध शासन के दोष देखिए रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापतिक शासक, अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था।
देखिए यहाँ पे उसने देखिए उसने द्वैत शासन की स्थापना प उसने द्वैत शासन की स्थापना उसने द्वैत शासन की स्थापना कर उसने द्वैत शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस शासन ने क्या इस शासन प्रबंध यहाँ पे देखिए इस शासन शासन प्रबंध से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हुई। किंतु इस व्यवस्था के लागू होने कुछ दिनों बाद ही इसमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे। व्यावहारिक देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर देखिए व्यावहारिक दृष्टि से द्वैत शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा था। उतना इसके परिणाम बुरे निकले इसके परिणाम आपको बुरे निकले। एक और प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और दूसरे कंपनी का उस पर नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज कंपनी के हाथों में शक्ति थी, तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। अब कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमान्य शोषण आरंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और व्यापार की स्थिति बदतर हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ा। यहाँ का कुटीर उद्योग धंधा धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय अपना लिया या फिर बेरोजगारी का जीवन जीने के बाद हो गया। और द्वैत शासक अंत देखिए यहाँ पर क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था, क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया था। शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। देसी समाहर्ता कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की गई। हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था। उसके लिए 16 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी है। 1777 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था तथा भारत के तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों के साथ तथा भारत के तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासन भारत उसके हाथों में सौंप दिए गए, मतलब अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिए गए। 1727 में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर 1773 में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और फिर इस तरह बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने समाज विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। अब मैसूर विजय की बात करते हैं। देखिए तारीकोटा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर समाज के पतन पर उसके अवशेष पर जितने राजों उदय उनमें मैसूर भी एक था। इस पर ओडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज ओडेयार द्वितीय था, जिसका शासन आपको 1724 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता दो मंत्री भाइयों देवराज और नंजराज के हाथों में था। नंजराज ने 1749 में हैदर अली को उसके आधिकारिक सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया। 1755 ईस्वी में नंजराज ने हैदर को डिंडीगुल के फौजदार पद पर नियुक्त किया। अब क्या हम इस बीच मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम राजनीतिक और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। देखिए जब ये अनिश्चितता अनियंत्रित हो गई और मराठों आक्रमण का खतरा बढ़ गया, तब 1758 में हैदर अली ने डिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम आकर हस्तक्षेप किया और नंजराज देवराज को राजनीति से संन्यास लेने को बाध्य कर दिया। 1761 ईस्वी तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ गई। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित हुआ।
देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 1768 से 1769 ईस्वी तक। बंगाल देखिए बंगाल में अपनी बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो गया और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम 1786 के साथ संधि की। उन्हें हैदराबाद के निजाम 1766 में के साथ संधि की और उससे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया। जिसके बदले में उन्होंने उन्होंने उसकी हैदर अली सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण से 1766 ईस्वी में को हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को सामरिक सहायता दी और उससे मैसूर पर आक्रमण करने को उकसाया। हैदर अली को अंग्रेजों की इस दुर्भावनापूर्ण रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब परे अंग्रेजों को ही पार पढ़ाने का निश्चय किया। हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और निजाम के साथ ही महफूज खां की सहायता से भी संधि कर ली। हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। ये देखिए अंग्रेजों ने हैदर अली एवं निजाम को सितंबर 1767 ईस्वी में संगम एवं तिरुवनमलाई नामक स्थान पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर पाला बदला और फरवरी 1768 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। उसने बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैन्य टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 ईस्वी के आते उसने अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली की यानी क्या इस संधि में अन्य देखिए इस संधि में अन्य शर्तों का अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे। परंतु यह युद्ध आपको संधि वास्तव में परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी। अब क्या कि इसमें देखिए इस संधि में अन्य शर्तों का अतिरिक्त यह भी व्यवस्था थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे। परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780-1784 ईस्वी के बीच हुआ। 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, परंतु अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़े थे। हैदर अली ने भी एक खास है। देखिए हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निजाम के साथ त्रिकूट संधि कर ली। अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1777 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की पौरुषता को चुनौती थी। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त कर अक्टूबर 1780 ईस्वी में अकाट पर अधिकार कर लिया। एक बार जब अंग्रेज फिर से एक सवाना घाट के कारागार पर थे, अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने निजाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोंसले को भी अपने मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवो, पोरीलूर, सोलिंगलूर और में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और 17 सितंबर 1782 ईस्वी में आयरकुट को हरा दिया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो। उसके पुत्र टीपू सुल्तान उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब ना तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में था और ना ही टीपू सुल्तान को कड़ी आमाद देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 ईस्वी दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की।
अब हम देखिए क्या तृतीय आंग्ल मैसूर देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 1792 ईस्वी में देखिए, यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 में 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टिप्पू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टिप्पू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टिप्पू की इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठा निजाम से संधि कर ली। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में आपको हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टिप्पू सुल्तान की मौजूद सामरिक स्थिति के कारण मीडो को उल्लेखनीय सफलता नहीं हुई। दूसरा चरण को सितंबर 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व आपको कॉर्नवालिस ने किया। मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अम्बूर पर अधिकार कर लिया। फिर वह टिप्पू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया। पर वर्षा ऋतु के आ जाने पर वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलोर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 गर्मियों में टिप्पू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आ गए। टिप्पू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद होना पड़ा। इस अपमान संधि के अंतर्गत टिप्पू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों एवं मराठा निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर मार्च 1799 से मई 1799 के बीच देखिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि अपमानित साथ टिप्पू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राजू ने देखिए यहाँ पर क्या कि भारतीय राजू उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। भारतीय राजू से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने बाद में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था। नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टिप्पू ने अरब कुश्तुनिया, अफगानिस्तान या मॉरिशस के शासकों से पत्र व्यवहार किया था। टिप्पू ने अपनी सेनाओं को फिर संगठित किया और फ्रांसीसी प्रति उन्हें प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेजों मराठा एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली थी कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बंटवारा किया जाएगा। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। दो घमासान युद्धों में टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 को उस पर कब्जा कर लिया। टिप्पू सुल्तान बहादुर से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। अब टिप्पू सुल्तान का आंकड़ा देखिए। टिप्पू सुल्तान का जन्म आपको 1750 में हैदर अली और फातिमा घर हुआ। वह एक टिप्पू सुल्तान एक सुशिक्षित व्यक्ति था जो अरबी, फारसी, करारी एवं उर्दू में धारा प्रभाव बोल सकता था। देखिए टिप्पू एक महान योद्धा था। उसने मैसूर के शेख नाम में मैसूर के शेख के नाम से जाना जाता था। उसने एक तरह से सैन्य बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय स्तर पर संगठित किया। यद्यपि उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली थी, तथापि उसने कभी भी उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी सेना में दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी। तथापि उसने कभी उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी सेना में दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी। अपने पिता के बाद टिप्पू ने नौसेना के महत्व को समझा। 1796 में उसने नौका अधिकरण या नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाजों और 20 बड़े पोतों के बेड़े की योजना बनाई। उसने मंगलोर, वजीदाबाद एवं मोहिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की। हालांकि उसकी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। अब यहाँ पर क्या कि टिप्पू देखिए, यहाँ जो टिप्पू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का शिक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। टिप्पू भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। अब उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचार की व्याख्या की गई। उसके द्वारा उसने मैसूर के राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन में शुरू किया। टिप्पू सुल्तान की लोकतंत्र व्यवस्था अत्यंत निष्ठा थी और एक महान राजनयिक था। उसने 1797 में श्रीरंगपट्टनम एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की। उसने इस उत्सव के लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। टिप्पू स्वयं इस क्लब का सदस्य चुना।
अब सवाल देखिए यहाँ पर टीपू स्वयं इस देखिए टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक का टीपू स्वयं को नागरिक का टीपू कहानी की अनुमति दी। लेकिन उसने ये श्रीरंगपट्टनम में उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। कुछ इतिहासकार ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार था और सुल्तान का ये आक्रमण पूरी तरह सत्य है। सुल्तान का ये आक्रमण पूरी तरह सही नहीं है। यह सत्य है कि उसने हिंदू कुल और नायरों का दमन किया लेकिन उसने मुस्लिम मोपलाओं तथा शक्तियों का दुरुपयोग करने के उन्हें दंडित भी किया। यद्यपि केवल महलों को विजित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया लेकिन टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति इस मूर्ति को 1791 से मराठा आक्रमण क्षतिग्रस्त कर दिया गया था स्थगित करने की धर्म प्रदान किया। ये आवश्यक नहीं कि अतीत के व्यक्तियों का आकलन धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र के आधुनिक पैमाने के साथ किया जाए। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को बंद कर दिया और ये केवल महिलाओं एवं विकलांग लोगों के लिए सही समझा। उसको सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ का भी श्रेय दिया गया। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। अब देखिए टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर देखिए आपको अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर के परिणामस्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू परिवार के सदस्यों को पेंशन यात्रा बनाकर वेल्लोर भेज दिया। मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर कनाला और श्रीरंगपट्टनम कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गुट्टी गुरमकोंडा और चित्रदुर्ग के कुछ भाग प्राप्त हुए। नया मराठों के लिए आपको सुंदा और हारपोनेरी का प्रस्ताव रखा गया परंतु उनकी अस्वीकृति के बाद इन जीरो को भी अंग्रेजों और निजामों ने आपस में बांटे। मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्ण राय के अधीन कर दिया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेस्ली को आपको मार्क्विस की उपाधि मिली थी। इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया। अब एक यहाँ पर क्या सर्वोच्चता देखिए सर्वोच्चता है तो आंग्ल मराठा संघर्ष देखिए आपके यहाँ पर सर्वोच्चता है तो आंग्ल मराठा संघर्ष आपको यहाँ पर है। देखिए इस चीज़ को यहीं पर रखिए जो आपको यहाँ पर आपको अध्याय 6 का जो आपको था इसको आपको यहीं पर रखिए सर्वोच्चता है तो आधे आपको यहाँ जो है सर्वोच्चता है तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार सुदृढ़ीकरण का यहाँ पर आपको सर्वोच्चता है तो आंग्ल मराठा संघर्ष इसको रखिए।